Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint series. आज से हम शुरू कर रहे हैं MCQs की सीरीज, जिसमें हम पिछले पूरे साल के जो मंथ्स हैं उनको कवर करेंगे थ्रू MCQs। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, चाहे वो HCS है, चाहे वो PCS है, चाहे वो UPSC है। तो लेवल जो रहेगा हमारे एग्जाम का वो रहेगा फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल। हम लोगों ने बहुत पढ़े तो हुए हैं करंट अफेयर्स, लेकिन अब आपको वो रिवाइज करने हैं। चीज़ें पता बहुत होती हैं, लेकिन जब MCQs करने बैठते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसे गलत हो जाती हैं कि क्या नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट पढ़ लिया, या फिर ऑप्शन ही गलत देख लिया, नॉट नहीं देखा बीच में, ऑलवेज नहीं देखा ऑप्शंस के बीच में। तो वो सब जो चीज़ें हैं ये आपकी कवर होती हैं थ्रू MCQs। तो जितना भी हम लोग करेंगे इसमें एक मंथ को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे MCQs करने वाले हैं और MCQs के साथ साथ उसकी जो आसपास की नॉलेज है वो भी हम शेयर करते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बस यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है और मैंने बस आपको आंसर बता दिया। वो तो आप PDF से भी कर सकते थे। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, MCQs के थ्रू रिवीजन करेंगे पूरे साले करंट अफेयर्स की। और रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है सिंपल पढ़ना नहीं। तो शुरू करेंगे आज से हम लोग जनवरी 2023 मंथ। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, ऐसे चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ बार बार ऐसे इवोल्यूशन उसका हुआ है तो जो चीज़ अभी हमने पढ़ ली तो पहले वाली चीज़ तो हमें पता ही होगी कि अगर एक टॉपिक अक्टूबर में भी न्यूज़ में था, जनवरी में भी न्यूज़ में है, तो जनवरी में अगर पढ़ लिया तो अक्टूबर की कवर ऑटोमेटिकली हमारी कवर हो गई और लेटेस्ट कवर हुई है, वो खास बात है। तो इसीलिए हम चलेंगे ऐसे आगे से पीछे की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें जनवरी मंथ हम पूरा कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 है अभी। इसके 3 पार्ट्स आएंगे हर मंथ के, जिसमें हम डेली डिफरेंट MCQs को करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर फर्स्ट MCQ। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो बहुत सारे अननेम्ड आइलैंड्स थे अंडमान निकोबार में, जिनको हमें पता ही नहीं था कि इनको हम क्या बुलाएं। तो ऐसे अननेम्ड आइलैंड्स को हम लोगों ने नाम दिया है। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार में, उसका नाम होगा उस पर्सन के ऊपर जिसको पहला परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है उसको मिलेगा, उसको वो नाम दिया गया है जो सेकंड विनर थे परमवीर चक्र के, उनके नाम पर रखा गया है। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं उनको नाम दिया है। अगर हम इस ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है 21 अननेम्ड आइलैंड्स वर नेम्ड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। देखो क्या 21 ही को ही नाम दिया हम लोगों ने इस मंथ में, तो यस आंसर इज 21। और यहाँ पर अगर लिखा होता परमवीर चक्र अवार्डीज या महावीर चक्र अवार्डीज या फिर अशोक चक्र अवार्डीज, तो उसका भी ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर सिर्फ हम परमवीर चक्र अवार्डीज की बात कर रहे हैं, तो ये खास बात है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड है, द नेम ऑफ लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड हैज बीन नेम्ड एज सोमनाथ आइलैंड। तो जो सोमनाथ थे उनको फर्स्ट परमवीर चक्र हम लोगों ने दिया था, तो इसीलिए जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसको हम लोगों ने इनके नाम पर नामकरण किया है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट।
पूछा क्या है हम लोगों से? चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो जब दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। इसके साथ साथ देखिए ऑप्शन तो है सी, लेकिन अब इसके साथ हमें ये पता हो कि जो इसके अलावा भी हम लोगों ने ना पिछले कुछ सालों में बहुत सारे नामों को भी चेंज किया अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के। जैसे अगर हम देखें तो हम लोगों ने शहीद द्वीप नाम रखा था नील आइलैंड का, पहले उसको हम लोग नील आइलैंड बुलाते थे। हम लोगों ने जो रॉस आइलैंड है उसका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। हम लोगों ने हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज किया था, जिसका नाम हम लोगों ने कर दिया था स्वराज द्वीप। तो ये 3 तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, पता होने चाहिए हमें कि किन किन नामों को हम लोगों ने चेंज किया है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर विल फर्स्ट B20 मीट एज पार्ट ऑफ G20 हेल्ड। यहाँ पर वेयर कर लेंगे हम लोग, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या जयपुर। देखो G20 के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार, क्योंकि G20 की मीटिंग भी इस बार इंडिया में होनी है, बिकॉज इंडिया हैज द प्रेसिडेंसी। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, इंडिया के बाद ब्राजील पर जाएगी। तो ये 3 ट्रोयका ऑफ G20 भी हम बोलते हैं कि अभी जिसके पास है उसका नाम, इससे पहले जिसके पास थी उसका नाम, और इसके बाद जिसके पास जाएगी उसका नाम। तो इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील जो है, दीज आर नोन एज G20 ट्रोयका। तो ये खास बात है। और इसकी B20 मतलब है बिजनेस 20। बिजनेस 20 मीटिंग का मतलब है जहां पर हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वेरियस स्कीम्स को लेकर आएंगे, वेरियस इनिशिएटिव्स को शुरू करेंगे। तो वो सब जो चीजें हैं इस मीटिंग में की जाएंगी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बहुत इजीली कि कहाँ पर होगी, सीधा यही बता दीजिए। हमें नहीं जानना कि कहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ होगी, बस ये बता दो। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज ए, गांधीनगर। और वैसे भी बिजनेस की बात होती है तो गुजरात वाला एरिया काफी ज्यादा फेमस होता है, तो इसलिए गांधीनगर इज दी आंसर। तो ये हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ G20 जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत फेमस है, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंसी है हमारे पास। तो आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि आपने पता लगाना है कौन कौन से ऐसे देश हैं जो G20 का पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G20। तो उसका ध्यान रखेंगे। तो आपने कॉन्टिनेंट वाइज का मतलब है कि इंडिया, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं G20 का मेंबर, तो वो आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देखिए ग्लोबल साउथ का पहली बात तो मतलब क्या है। ग्लोबल साउथ में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड को हम लोगों ने एक तो ग्लोबल नॉर्थ और एक हम लोगों ने ग्लोबल साउथ, इसमें बांटा हुआ। हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है ना, वो मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यूरोप आ गया आपका, USA, कनाडा, ब्रिटेन वाला एरिया, रशिया वाला एरिया, ये सभी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। और ग्लोबल साउथ जो है आपकी, ये हैं डेवलपिंग कंट्रीज। और ये ना बहुत ऐसी क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि इक्वेटर से नीचे जो कंट्री होगा वो डेवलपिंग होगा ही होगा। बहुत ऐसे ये मेजर क्लासिफिकेशन है। तो ग्लोबल नॉर्थ में भी कोई ना कोई कंट्री आपको डेवलपिंग मिल जाएगी, उसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है। और ग्लोबल साउथ में कोई डेवलप्ड कंट्री मिल जाएगी आपको, उसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से समझना है इसे। तो जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, मेजरली डेवलपिंग नेचर की जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर बोलने का मौका नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल हम UNSC की बात कर लें, परमानेंट 5 कंट्रीज जो हैं वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज की जो से है वो मानी नहीं जाती। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने एक समिट ऑर्गेनाइज करी है जिसमें इंडिया वांट्स टू बी दी वॉइस ऑफ दैट ग्लोबल साउथ कंट्रीज, कि इंडिया विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका करेगी वो प्रतिनिधित्व। तो इसीलिए अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, दिस मीटिंग वाज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका साउथ में है लेकिन इसने मीटिंग नहीं होस्ट करी है, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया। और वैसे भी इंडिया जो है, पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये पूरे वर्ल्ड की, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया को बहुत फेवरेबल बना देती है कि ये सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे, कि इंडिया शुड बी द लीडर एंड इंडिया इज बिकमिंग द लीडर।
तो इसीलिए साउथ अफ्रीका नहीं है, इंडिया है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड, द थीम ऑफ द मीट वॉज यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस. जब सारी डेवलपिंग कंट्रीज इकट्ठी होंगी, अपनी आवाज उठाएंगी, तभी तो जो पर्पस है इक्वालिटी का, जस्टिस का, फ्रेटर्निटी का, इन सबको हम अचीव कर पाएंगे. तो दैट शुड बी द थीम एंड दिस इज द थीम. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन बी 2 ओनली शुड बी दी आंसर. तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, मीटिंग कहाँ हुई है, ये पता हो आपको. एंड दिस वॉज द वर्चुअल समिट. ऐसी कोई जगह नहीं है, बट इसमें काफी सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. ऑनलाइन ही मीटिंग हुई थी. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 17th प्रवासी भारतीय दिवस. देखिए, प्रवासी का मतलब क्या होता है? प्रवासी होते हैं जो इंडिया से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं बट इंडिया में नहीं रहते, या तो वो बाहर की कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं, दे हैव बिकम सिटीजन ऑफ दोज कंट्रीज, या फिर सिटीजन नहीं बने हैं, बस NRI हैं. तो उन सभी को हम प्रवासी कहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल जो एक बिलोंगिंग है वो इंडिया से जुड़ी हुई है. तो ये हम लोग हर 2 साल के बाद ये पूरा दिवस मनाते हैं, ताकि हम इन लोगों को इंडिया में आने के लिए प्रमोट कर सकें. यहाँ पर वो आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट हो, हमारी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़े बाकी और नेशंस में. तो ये सब अचीवमेंट्स हम करना चाहते हैं, तो हम हर 2 साल बाद ये मीटिंग कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है, इट विल बी होस्टेड बाय मध्य प्रदेश. अब जहां पर भी ये मीटिंग हो रही है उसका पता होना चाहिए, समिट का पता होना चाहिए. तो यस, मध्य प्रदेश में ही हुई है ये. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली वॉज द चीफ गेस्ट. देखिए, इस मीटिंग में खास बात यह है कि एक तो पर्सन थे जो कि चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे, एक थे जो स्पेशल गेस्ट थे इनॉग्रल सेरेमनी पे, वो अलग हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा उसी हिसाब से आपने आंसर भी करना है. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना थे, यस. चीफ गेस्ट, यस. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. एंड थर्ड ऑप्शन, द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज प्रवासीज रिलायबल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल. जैसे हम लोग अभी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसी के लिए ही हम चाहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ इंडियंस का ही नहीं, बल्कि वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं उनका भी रहे. तो इसके लिए थीम को चूज किया गया है. और ये हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे. 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी जो थे वो इंडिया में आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो इंडिया में जब वो आए, उन्होंने मूवमेंट जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया को आज़ादी दिलवाई. तो उन्हीं के ही कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर 2 साल में ये जो समिट है वो करवाते हैं. पहले इसको हम हर साल करवाते थे, बट काफ़ी टाइम से हम इसको 2 साल में ही करवा रहे हैं. एंड दिस समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि प्रवासीज हैं तो MEA का ही ज़्यादा रोल बनता है इनको बुलाने का, वापस प्रमोट करने का. तो दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल. तीनों ही जब सही हैं तो पूछा क्या है आप लोगों से भी, करेक्ट. तो आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर. अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि जो मैंने बताया कि एक तो स्पेशल गेस्ट थे इनॉग्रल सेरेमनी पर, उनका नाम क्या था? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम, चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनका नाम है. इनॉग्रल सेरेमनी पर स्पेशल गेस्ट थे ये. तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो ध्यान से पढ़ना और तभी उसका आंसर मार्क करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास. अभी पूरे वर्ल्ड के जो सबसे लॉन्गेस्ट क्रूज है वो लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा. अगर हम देखिए इसके बारे में तो यस, इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम वाराणसी. सही बात है, इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम वाराणसी. वाराणसी से लेकर ये जाएगी आसाम के एरिया तक, डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी बांग्लादेश से होती हुई. तो काफी लंबा एक टूर है इस पूरी क्रूज का. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड, इट विल टेक 15 days टू रीच डिब्रूगढ़ इन आसाम वाया बांग्लादेश. ये बात तो सही है कि बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ आसाम की तरफ जाएगी, लेकिन कितने दिनों में जाएगी? 15 दिनों में वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाना क्या शिप के थ्रू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो ये 15 days नहीं है, ये 51 days है. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. और ये बेसिकली जो क्रूज है ये काफ़ी अभी तो महंगी है, लेकिन धीरे धीरे इसको और लोगों के लिए भी लॉन्च कर देंगे.
और जितनी भी जगहों से गुजरेंगी वहां पर जो खास बातें हैं उस सिटी की, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन सभी को ही दिखाते हुए आगे चलेगी। तो ये एक काफ़ी एक लग्जूरियस और काफ़ी जो रिच एक्सपीरियंस है वो लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन पूछा है आप लोगों से करेक्ट, तो ओनली वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, जो कि आराम से 3200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करेगी और 27 रिवर्स को क्रॉस करेगी। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर इंडिया, आसाम वाला एरिया, वहाँ तक जाने में इतनी सारी रिवर्स को क्रॉस करना पड़ेगा कि बहुत सारी, क्योंकि उस एरिया में रिवर्स हैं ही बहुत ज़्यादा। तो 27 रिवर सिस्टम्स को ये जो क्रूज है वो क्रॉस करेगी। ऐसी दिखती है, काफ़ी लग्जूरियस और काफ़ी ऐसे रिच एक्सपीरियंस। वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, APPU। देखिए वैसे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ में जब रहेंगी तभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अदरवाइज UN हो गया, FAO हो गया, WHO हो गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ में थी इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। अगर हम APPU की बात करें तो क्या है ये, नाम से क्लियर है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है कि सभी एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में जो पोस्टल के थ्रू कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे और काफ़ी जो एक कोऑर्डिनेशन है कंट्रीज के बीच में बना रहे। इसी की ही बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 मेंबर कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। ये मतलब एशिया पैसिफिक तो है ही, ये तो पता ही है हमें, लेकिन क्या 32 मेंबर्स हैं, इसका भी तो आइडिया होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर इसको आप अटेम्प्ट मत करना। एक तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी कि ठीक है 32 मेंबर्स हमें नहीं पता। सेकंड, इट इज हेडक्वार्टर इन बैंकॉक, थाईलैंड। हेडक्वार्टर भी पता होना, जैसे मैं WMO का बताती हूँ हमेशा, WHO का बताती हूँ हमेशा, UNEP का बताती हूँ, वैसे ही आपको हर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पता होना चाहिए। सीधे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखे होंगे हेडक्वार्टर, तो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होगा वो वाला। तो ध्यान रखेंगे, यस इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में ही है, और यस 32 मेंबर्स ही हैं। आप इसको याद कर लेना हल्का सा, जो आपका जैसे APEC है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें है टोटल 21 मेंबर्स। तो 21 है, 32 है, अब 32 कौन से हैं ये ज़रूरी नहीं है, एशिया पैसिफिक के रीजन के अराउंड मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है उसके आसपास कोई और कंट्री ही इसका मेंबर है तो फिर वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एशिया पैसिफिक पता है हमें, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कंट्रीज को टच करेंगे, सर उन्हीं कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। थर्ड, विनय प्रकाश हैज बीन इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ अपू। देखिए इसीलिए न्यूज में था ये, क्योंकि जो विनय प्रकाश है इनको APPU का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, तभी ये काफी न्यूज में था और इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया गया है। तो नाम भी ध्यान रख लेना इसका, विनय प्रकाश है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट, तो जब तीनों ही करेक्ट हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका, D ऑल ऑफ दी अबव। ये ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर पता लग गया, मेंबर कंट्रीज पता लग गई, न्यूज में क्यों था ये पता लग गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता लग गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। देखो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है ये, जिसमें अब नाम से ही क्लियर है कि साइंस के बारे में कुछ बातचीत हुई होगी, साइंस में जो विमेन है उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बात हुई होगी, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज तक कैसे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है उसके ऊपर बात हुई होगी, जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो उसके ऊपर बात हुई होगी। तो साइंस के जो भी पहलू हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत यहाँ पर की गई होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कहाँ हुई है ये, इट इज इनॉग्रेटेड इन नागपुर, महाराष्ट्र। देखिए साइंस कांग्रेस है, साइंस की बात है तो थोड़ा बहुत ना हम साउथ की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि साउथ में ज़्यादा क्रेज है साइंस का। मतलब ये ऑब्जर्वेशंस है कि जो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट हैं वो साउथ साइड से ही हमें देखने को मिलते हैं, तो साउथ में होगी। साउथ में भी सबसे पहला जो स्टेट है साउथ का, महाराष्ट्र, वहाँ पर हुई होगी। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद तो भी आपको स्टेट तो कम से कम पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नागपुर इज द करेक्ट आंसर। तो ये बायसनेस नहीं है कि नॉर्थ इंडिया को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं है, हैं थोड़े से कम है, साउथ में थोड़े से ज़्यादा है।
Second, the focal theme was science and technology for sustainable development with women empowerment. अब मैंने सबसे पहले यही बोला था, जहाँ पर साइंस की बात आती है वहाँ पर विमेन के पार्टिसिपेशन की बात आती है, क्योंकि अभी women are less present in scientific fields. तो इनको हमें और ज़्यादा प्रमोट करना है और ज़्यादा इनकी स्किल्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बातचीत जो है की जाती है. तो दिस थीम इज ऑल्सो करेक्ट. पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट. तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें. अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये पता हो कि ये जो ISC है ये हर साल जब बनती है तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो कोलकाता में एक ISC एसोसिएशन है, इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से ही. वहाँ तब से 1914 से ये बनी हुई है और तब से लेकर अब तक हर साल जो है एक सेशन इसका करवाया जाता है, जहाँ पर साइंस को आगे लेकर जाने के लिए, साइंस में और लोगों को तरक्की दिलवाने के लिए इन सब के बारे में बातचीत की जाती है. चलिए इतना ही पता हो हमें. नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ऑप्शन है आपके 26 फेब, 27 फेब, 28 फेब और 8 फेब. तो इसका आंसर है लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, 28 फरवरी. अब सबसे पहली बात तो ये डे मनाते हैं, ठीक बात है, मना लिया, अच्छी बात है. क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंडिया के एक साइंटिस्ट हुए हैं CV रमन. CV रमन ने एक खोज करी जिसको हम लोग कहते हैं, हमने प्यार से नाम दे दिया रमन इफेक्ट. बट ये रमन इफेक्ट था क्या? रमन के ही नाम पर रमन इफेक्ट बन गया. ये रमन इफेक्ट था, उन्होंने ये बोला कि जब कोई भी वेव, हर एक वेव का एक वेवलेंथ होता है, एक उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी एनर्जी होती है. जब भी कोई वेव किसी भी मॉलिक्यूल से टकराएगी और टकराने के बाद जब वो स्कैटर होकर अलग अलग दिशाओं में जाएगी तो उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाता है. और अगर वेवलेंथ चेंज हुआ तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा. अगर मान लीजिए रेड लाइट है, ये रेड कलर की लाइट है, ये इस साइड इस मॉलिक्यूल से टकराई और हर दिशा में पूरी फैल गई, स्कैटर हो गई, तब होगा क्या? ये आपको रेड ही नजर आएगी, ये आपको ब्लू नजर आएगी, ये आपको ग्रीन नजर आएगी. तो जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं बिकॉज लाइट जो है स्कैटर करती है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स. तो ये जो रमन इफेक्ट है ये इसके बारे में इन्होंने खोजा था और ये अल्टीमेटली क्रक्स है इसका. ग्रीन से ब्लू दिखेगी, ब्लू से या फिर रेड भी आपको दिख सकती है. तो दैट इज द रमन इफेक्ट. 28 फेब को हम मनाते हैं इसको. और इस बार की जो थीम पता हो हमें, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग. आफ्टर कोरोना बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज जो हैं वो हो रही हैं, किस तरीके से जो हम ग्लोबल हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकते हैं. हम साइंस का यूज इस तरीके से करें कि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचे. तो आंसर इज 28 फेब. एंड थीम पता हो, क्यों मनाते हैं ये पता हो. इस दिन डिस्कवरी करी थी, इस दिन का बर्थडे नहीं था, ये ध्यान रख लेंगे. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेयर इज मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको पूरा बना रही थी, उसने उसी कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन को इसको सौंप दिया है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, आप इसको संभालिए, ऑपरेट कीजिए और इससे बिजली बनाइए. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो है कौन से देश में? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या नन ऑफ दी अबव? देखिए जो थोड़े बहुत जैसे नाम है ना कि मांगदेचू, दकाचू, ये सब जो नाम है भूटानीज नेम है. तो जहां पर भी ऐसे नाम आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि भूटान कंट्री की बात कर रहे हैं. और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका पूरा का पूरा इंडिया ने बनाकर दिया है भूटान को. और अब ये कंप्लीट जब हो चुका है तो भूटानीज गवर्नमेंट ही अब इसको ऑर्गेनाइज करेगी, ऑपरेट करेगी, इसके ऊपर काम करेगी, जो भी करना है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, भूटान. तो ये ध्यान रखेंगे 720 मेगावाट का ये पूरा का पूरा HEP प्रोजेक्ट है. और जो प्रोजेक्ट का नाम है वही रिवर का भी नाम है. जैसे हेरात डैम है ऑन हेरात रिवर अफगानिस्तान में, वैसे ही मांगदेचू डैम है मांगदेचू रिवर के ऊपर. तो ये पता हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट. देखो फायर पावर क्या होता है कि फायर है, हम फायर है कि कितना ज़्यादा हम खतरनाक है. खतरनाक कोई भी देश कब होता है? जब उसके पास बहुत सारी मिलिट्री होती है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, उसके पास काम करने के लिए अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर किसी कंट्री के पास है तो फायर है वो कंट्री, उसके पास पावर है.
दैट इज फायर पावर कंट्री। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि रिपोर्ट जो है द इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन ट्रूप स्ट्रेंथ एंड नेशनल रिसोर्सेज ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का होना या सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर का, बॉक्साइट का होना, कॉपर का होना, क्या यही सिर्फ अपनी पावर को दिखाता है? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी कंट्री की पावर को दर्शाती हैं। तो इसमें अगर ये ओनली शब्द नहीं होता तब इसको मैं भी सही मान लेती मैं सही, लेकिन क्योंकि इन्होंने ओनली शब्द रख दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस टच कर दिए कि ओनली शब्द कैसे डाल दिया। ये सब चीजें थोड़े जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आपको फायर बनाने के लिए, तो इसीलिए स्टेटमेंट आपकी गलत कर रही हूं मैं। सेकेंड, इंडिया सिक्योर्ड रैंक 4 आउट ऑफ 145 कंट्रीज। इतनी सारी कंट्रीज को पैरामीटर में हम लोगों ने तोला और फिर इंडिया जो है 4th कंट्री निकलकर सामने आया कि इंडिया इज ऑल्सो अ फायर कंट्री, पावरफुल कंट्री है इंडिया भी एक। तो यस, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। USA topped the index. USA is considered to be the superpower and yes, USA topped this index क्योंकि इसके पास ट्रूप स्ट्रेंथ है, इसके पास नेशनल रिसोर्सेज हैं, इसके पास और सारे फाइनेंशियल जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर सम रिसोर्सेज जो इसके पास ज़्यादा हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट रॉन्ग है, पूछा क्या है मुझसे? करेक्ट। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? B, 2 and 3। ठीक बात है, तो आंसर बी रहेगा आपका। और सिर्फ हमने तो 2 ही देखे थे कि ओनली शब्द लिखा, इसलिए काट दिया हमने उसे। इसके अलावा जो है एक तो आपका ट्रूप स्ट्रेंथ हो गया, एक आपका नेशनल रिसोर्स हो गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटस भी तो काम आएगा कि ठीक है मिलिट्री है, मिलिट्री को देने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या फायदा मिलिट्री का, लोग भर्ती ही नहीं होंगे फिर आपकी रक्षा करने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हुआ आपका। लॉजिस्टिक्स एंड जोग्राफिकल स्केल। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वेयर हाउसेज वगैरह, फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स, उन सब की बात कर रहे हैं। एंड जोग्राफिकल स्केल कि आप जो हैं कितने ज़्यादा जगहों में फैले हुए हैं, जोग्राफिकल वाइज मतलब टेरिटरी वाइज भी, और साथ में आपकी सॉफ्ट पावर जो है वो किन किन कंट्रीज में और भी फैली हुई है। उन सभी 5 पैरामीटर के हिसाब से आपको दिया जाता है रैंक। 0 to आपका, आप कह लो कि ये 0 to 10 है। 0 to 10 अगर ये रैंक है, 0 to 1 भी मान सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 1 जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर है, 0 सबसे लोएस्ट स्कोर है। ये लेकिन ये स्केल उल्टा है, मतलब फायर है तो कुछ भी करेंगे। तो यही बस ये बात है कि जो 0 के बिल्कुल पास कंट्री है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा नेशनल रिसोर्सेज, ज़्यादा ट्रूप स्ट्रेंथ, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एंड ज़्यादा आपका जोग्राफिकल स्केल में लाई करता है। तो ऑप्शन बी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज बेस्ट पुलिस स्टेशन इज लोकेटेड? Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.